तपिश सबसे ज्यादा छोटे मझोले निवेशकों को झेलनी पड़ रही है, और वो भी उसमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को तेजी की सांस लेने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी वीक हो रहा है, जिस पर हमने काफी बात की है। लेकिन बाजार का एक नियम होता है, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। अगर इस नियम को माने तो क्या ये बाजार में निवेश करने का अच्छा समय हो सकता है? इकोनॉमी के मोर्चे पर मिल रहे हैं पॉजिटिव संकेत, और क्या ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बाजार अब यू टर्न लेने के लिए तैयार हो रहा है? लेकिन हाँ, आप लोग कहेंगे कि कई बार हम ये बात कर चुके हैं कि यू टर्न लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो यू टर्न के ठीक उस यू पर पहुंच के फिर वापस चला जा रहा है। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि कब बाजार जो है वाकई में रियल यू टर्न लेगा, और क्या किसी रियल यू टर्न का हमें इंतजार होना चाहिए। तो मेरे साथ इक्विटी पैनल यहाँ पर इस सेशन को लेकर आने वाले हैं विवेक मित्तल, कंसल्टिंग एडिटर मनी 9। विवेक, वेलकम टू स्टेज। और विवेक के गेस्ट को हम इनवाइट करना चाहेंगे राहुल अरोड़ा, सीईओ ऑफ निर्मल बैंक इक्विटीज। ही विल बी जॉइनिंग विवेक हियर। राहुल, प्लीज कम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहुल के लिए। मनीष सोनथालिया, फाउंडर एमके इन्वेस्टमेंट्स, एक बार इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। मनीष जी प्लीज ज्वाइन करें हमें। चेतन शिनोय, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, आपका भी आनंद बहुत स्वागत है। चेतन जी प्लीज ज्वाइन करें हमें स्टेज पर। तो एक बढ़िया सेशन होने वाला है क्योंकि तीनों जाने माने दिग्गज हैं, और मुंबई में हम कैपिटल सिटी, फाइनेंशियल कैपिटल। अब यहां से ये दिग्गज हमें बताएंगे प्रियंका कि क्या कौन सी मिठास आपको कब मिलेगी। चलिए फिर हम बैठ जाते हैं और सुनते हैं। बिल्कुल, ऑल योर्स विवेक। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू गौरव। थैंक यू पैनलिस्ट। चेतन सर, पहले मैं आप ही से शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं। सर, ये जो ट्रम्प का फियर है ये ओवर हो गया है, लोग मान रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? या इट इज। इसका आंसर बहुत टफ है, बट मैं ये बोल सकता हूं कि सिंप्लीफाई करना हमारा काम है एज वेल्थ एडवाइजर्स, और मैं थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आई थिंक जो न्यूज़ सबको पता है वो मार्केट में बहुत जल्दी ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, ये मेरा मानना है हमेशा से। और आप अगर देखने जाओगे कि ये फ्रॉम द टाइम द इलेक्शन रिजल्ट्स हैव कम इन नवंबर ऑनवर्ड्स, पीक ऑफ द मार्केट वाज इन सितंबर, एंड तब से लेके वी ऑल नो फ्रॉम 26,200 वेयर वी हैव कम डाउन टू। If I look at the bad news that had to come in, whether it is the GDP bad news, whether it is the earnings bad news, the bad news on the fact that Trump is going to use tariffs as a mechanism to negotiate, and going to make sure that everybody comes prepared to the negotiation table, understanding that they'll have to give away a little bit of what they were earning so far. Knowing all these things, the market has already factored it in. If we look at the FII data, which we typically look at, and हमारा मानना ये रहा है कि हमेशा long short data अगर आप FIIs का देखोगे, सितंबर में 80% long, 20% short था, and that's typically a trigger we have seen when the market is in trouble. And आज के दिन पे आप देखने जाओगे तो it's the other way around. FIIs at this point in time are 20% short and long and 80% short, which usually is a time when things reverse. So I think most of the bad news is factored in. Does not mean that there will be no further bad news on Trump. You can't always conclude this with Trump at the helm of affairs, but this is what our belief is. जी, Manish sir, hi, good evening. Thank you very much, sir, for joining in, sir. Manish sir, इस समय हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर की एंजाइटी काफ़ी बढ़ गई है, एंड आप तो इंडस्ट्री वेटर्न हैं, सो यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ फेसेस सो मेनी टाइम्स, बट द पॉइंट इज कि पीपल आर ब्लेमिंग कि जो जब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो रेट्स है उनको रेज किया गया, तब से देयर इज ए फॉल इन द मार्केट, दो इट वाज रेज्ड इन जुलाई एंड द मार्केट हैज स्टार्टेड फॉलिंग आफ्टर सितंबर. सो डू यू थिंक कि हम उस सिनारियो में आ चुके हैं जहां पर कि हम टैक्सेस को इतना ज़्यादा नहीं झेल सकते हैं, एंड जो इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं आज वो सही बोल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि दुनिया भर में आप कहीं भी देखें
कैपिटल गेन्स टैक्स मोर और लेस टैक्स्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही टैक्स हो रहा है। और कई कंट्रीज़ में तो ऐसा भी है कि कैपिटल गेन्स टैक्स हमारी रेट से बहुत ज़्यादा है। मतलब हम तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% टैक्स कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म 20% कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज तो 40%, 50%, और वो भी मार्जिनल टैक्स रेट पर कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। तो इंडिया की अगर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, नेक्स्ट 12 साल में अगर $16 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, तो वेल्थ तो बहुत कुछ बनने वाला है। तो ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है, और इतना वेल्थ में सरकार का भी एक हिस्सा बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कैपिटल गेन से कोई बहुत ज़्यादा, देखिए बाजार को एक रीज़न चाहिए गिरने का, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब 7,000 की निफ्टी 26,000 निफ्टी, मतलब 4 साल 4.5 साल में बढ़ गई, अर्निंग्स उतनी बढ़ी नहीं, मल्टीपल एक्सपेंशन हो गया, तो वो थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जी, Manish sir is director and CIO of MK Investment Managers. Sir, I am just amending your designation. तो चेतन, माफ़ कीजिएगा राहुल सर, आप तो बहुत अच्छी डेटा क्रंचिंग करते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ दिस, एंड आई हैव सीन कि आपने जिस तरह से ऑन द बजट डे वी हैव मेट ऑन स्क्रीन, एंड आपने बताया था कि बजट में जो एक सरकार ने एक इनकम टैक्स में जो रिबेट दिया था, दैट इज़ गोइंग टू ड्राइव द कंजम्पशन स्टोरी अगेन इन इंडिया। सर, डू यू थिंक कि ये जो सिनारियो चल रहा है, इसमें अब हमें सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए, या हमें अभी भी कुछ फियर्स के साथ रहना है कि लाइक ठीक है 26,000 से हम 22,000 आ गए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एक क्रेज के साथ बाइंग नहीं कर पा रहे हैं कि जो 26,000 पर बहुत सारे एनालिस्ट बोलते थे कि हाँ आप बाय करें, अभी 22,000 पर ऐसा क्या हो गया कि उनमें वो क्रेज कहाँ चला गया? ये अक्सर होता है कि जब मार्केट करेक्ट होता है, द फियर टू बी द फर्स्ट पर्सन इन टू बाय इज, you don't want to be the first person to come in and buy. लेकिन जैसे अभी मनीष जी ने कहा है, second all of the points that he has made. अभी कहाँ रुकेगा ये तो मुझे मालूम नहीं, बट मुझे याद है जब लीमन का भी क्राइसिस हुआ था या कोविड का हुआ था, लोगों को लगा था जो कोविड का लो था या जो लीमन के बाद का लो था, there were a lot of sell side reports that were predicting 10-15% downside even from there. तो जब 7,000 की निफ्टी भी थी, ऐसे नहीं था कि पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट 6,000 निफ्टी अ फ्यू इयर्स बैक। एक फियर साइकोसिस होता है। ये कहाँ बॉटम होगा इज़ इम्पॉसिबल टू से, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मनीष जी से कि the only thing free in India is taxes. So please don't ask for more, because we were just doing this number कि you are practically working 5 months in a year for the government of India. आपकी सैलरी राहुल, मैं कैपिटल गेन्स टैक्स की बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ से थोड़े बहुत पैसे बन रहे हैं वहाँ तो बनने दीजिए, सब चीज़ पे टैक्स नहीं लगानी है। वो मुझे एक इफ यू परमिट, मेरे को एक शायरी याद आ रही है, एक मशहूर शायर की। वो कहते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आई तो वो दौड़ते चले गए, हमें सुकून में कामयाबी नज़र आई तो हम ठहर गए। जिंदगी की दौड़ में है बशर, तू क्या कर रहा है, इतना तो तू जी भी नहीं रहा जितना तू मर रहा है। सो क्या बात है। आई थिंक वी हैव टू पुट एवरीथिंग इनटू कॉन्टेक्स्ट। Things had become ridiculously expensive. There is no question about that. People were trying to justify it using illogical arguments. एक चीज़ जो बदली है 2016 से लेके अब तक, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज है। हम NVIDIA की बात करते हैं, टेस्ला की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं। I'm not sure if people have paused for a moment to realize that the mutual fund industry in India was 5 lakh crores in 2016. It is 70 lakh crores today. We did it. Exactly. We did it. And if you take, मुझे आज भी याद है जब लीमन का क्राइसिस हुआ था, the FIIs had pulled out about $12 billion from the Korean stock market, लेकिन उस साल कॉस्ट भी 10% ऊपर था। हम उस वक्त सोचते थे कि इंडिया में ऐसा समय कब आएगा कि FIIs पुल आउट करेंगे। ये पूरी रैली डोमेस्टिक ड्रिवन है, तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं देखते कि हमने नीचे से कितना कमाया है। आज जोमेटो का ले लीजिए, बिकॉज आई वाज जस्ट टॉकिंग टू एन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट अबाउट जोमेटो। 40 का 350 हो गया, 350 का 230 हो गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उसका एक्विजिशन प्राइस 60 था,
Right. He's still 4x in the money. पर वो हमारा एक mindset है. We are so much in the money from the time you have bought. So ये कब reverse होगा I don't know, but this was a long overdue period of sanity that was needed. It may be very time bound for a very long time, I think, but I think this is a good time to start investing. I personally have, and I would recommend people to do it as well. सो सर मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा राहुल सर आप ही से कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं अभी पॉकेट में, ठीक है, जो 100 रुपये डूब चुके हैं उसमें मे बी कि अभी पॉकेट में 50-60 रुपीज़ पोर्टफोलियो में होंगे, जो अब बाकी 100 रुपये आई वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, देन कितना % ऑफ दैट 100 रुपीज़ शुड आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट राइट नाउ? See, given where valuations have corrected, I think I would still say 60% should be in equities. If you had asked me this question when the Nifty was at 27,000, I would have said only 20 or 30% in equities, if at all. Okay. You know, and कभी कभार हमारे बुजुर्ग जो हैं हमसे ज़्यादा, they are smarter than us. My own mother, without consulting me, moved most of her stock market holdings to gold about 8 months back. She's laughing at me. She's like, तू क्या करता रहता है? मैंने बिना कुछ किए 20-25% कमा लिए एक साल में. So sometimes it's really that easy. So I think जो आपने पहला सवाल भी पूछा विवेक जी से, I think because of what's happening globally with Trump and the US dollar, I think 20% of your assets for the next 4 years, no question, should be in gold. I think the discussion should start कि गोल्ड को हटा के फिर जो बाकी 80 हैं उसमें आपको कितना लगता है. She has changed the taxation on debt, a few years back. So of course, a lot of people have moved to equities. जो मैं 70 लाख करोड़ की बात कर रहा था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, I think about Manish ji 60% would be equity. तो almost 40. ये नंबर आंकड़ा पहले almost 70% debt होता था, 30% equity. तो I would say 60 rupees still in equity because I think valuations are reasonable. I would still say personally, if I was investing maybe 25 in gold, balance 15 can be a mixture of fixed deposits, small savings, real estate, whatever. That's the way I would allocate it. जी चेतन सर, बिकॉज यू आर ए वेल्थ एक्सपर्ट, तो सर आप केवल इक्विटी को ही देखते हैं आई बिलीव, बट बहुत सारे लोग आपसे ये नहीं पूछते कि सर, जैसा राहुल सर भी बोल रहे कि गोल्ड में इनकी ग्रैंड मदर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया. सर मैं एक डेटा देख Mother. सॉरी आई एम सो सॉरी If my grandmother would have invested, it would have been a problem. She's no more. Okay, I'm so her mother has just earned more than 25% return in gold. सर एक डेटा जो कि सेंसेक्स और गोल्ड को अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर मैं 2006-07 की बात करता हूँ जब गोल्ड अराउंड 10,000 के लेवल पर था, तो सेंसेक्स भी लगभग उसी लेवल पर था. एक आम आदमी जिसको नहीं पता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इक्विटी मार्केट की कोई समझ नहीं है, गोल्ड में पैसा लगा दे तो कैसा रहेगा सर? आज 85,000 पर तो वो भी चल रहा है और 85,000 पर आपका सेंसेक्स नीचे आ गया दो आफ्टर करेक्शन, बट 85,000 आसपास ही चल रहा है. So I think it's easier answering the question in the space that I understand, which is equity, rather than gold. So I will first answer one question which Rahul ji ne, I think, explained it beautifully. I'll just go back to a scenario 5 years back. आज आप अगर देखने जाओगे तो we are in March and we all have to realize it's 5 years since COVID happened. And 5 साल पहले इसी March में we were listening to the news on what is happening in COVID, and by 24th there was a lockdown and 25th was the lowest of the market. I just have one question. I rely upon data, I rely upon evidence of what has happened in the past to look at what one should do. And if I look at the peak of the market before that, which was roughly about December 2019, जब market 12,200 पे था. From then to now, if somebody was invested 100% in equity also, just as an example, yeah, 12,200 at the peak. वो आदमी at March 24th will look like a बेवकूफ at 7,400, 7,700, right? What am I trying to say? If you are invested in December, your entire money, currently you are sitting at 1.8 times in 5 years, which is 12.5%, 12.3% return per annum, IRR. Not bad, isn't it? And today we are supposedly closer to the bottom, if not the bottom. So my point here is, even if you had invested at the peak, to answer the question that where will you invest, would you have invested at 26,000, would you have invested at 22,000? The difference was, yes, of course, if
if you're smart enough and if you had got the call right to put all your money in March, which was impossible, I have not met an investor, you would have been 3 times. The IRR would have been 23%. But is 12.5% bad? Next point is this is just the index. If you look at the alpha that has been generated by mutual funds and people like Manish sir, etc., why are we discounting that? Average alpha generated by mutual funds is 3.5 to 4% during this 5-year time horizon. So any ordinary investor who simply stayed invested in equity has generated 15.5, 16% return. From the peak to the turf, almost the turf at this point in time. So that's my point number 1. Point number 2 is, so which is not bad, so which is why I'll continue to propagate equity. I'm not saying 100% equity. This is just an example. I think we should have an asset allocation of equity and debt. The second point is gold. I don't understand gold very much, so I usually stay away from gold. I don't see where it is going to earn its money from. This is my understanding mistake, so I have stayed away from it. I've seen return in gold comes in spurt. I've always looked at equity as something that is volatile, and I've always looked at something else along with equity to reduce the volatility. So we have constructed portfolios with equity plus debt. Gold does not necessarily provide me that stability when equity is down always, when we look at the correlation between equity and gold. So typically we have stayed away from gold as an allocation strategically, but tactically, what he is mentioning is beautiful. If you can get the tactical call right, which I have not understood how to get it right so far as an organization, as a person, I have not got it. But several times, if you've gotten into gold at the right time, I think you would have made tons of money. And I think he's right in saying that possibly we have seen a period of that sort pass by. Will it continue to happen? I'm not sure. But at this point in time, I'll continue to be 60% equity and the 40% that he's talking about in gold. For me, because I don't understand gold, I would stick to 60 being 70% or 75% equity and the remaining being in debt or debt-like instruments. That's what I would do. And I think I can still achieve a 12-13% return, which is not bad. तो चेतन सर ने बताया कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना % इक्विटी में रखना है और इस समय कितना % आपको गोल्ड या दूसरी एसेट क्लास में रखना है. लेकिन मनीष सर, एक चीज़ जो जब हम बॉटमिंग आउट की बात करते हैं तो एक टॉप बना था जीडीपी में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर, एंड उसके बाद हमने अगस्त में देखा कि जब जीडीपी थोड़ा और हर क्वार्टर में थोड़ा गिर रहा था, तो वहाँ से हमने देखा कि मार्केट भी गिरना शुरू हो गया था. अभी हमने जब Q2 जीडीपी डेटा देखा तो लोग बोल रहे थे, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी कि हम बॉटमिंग आउट की तरफ हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. अभी Q3 के जीडीपी डेटा आ चुके हैं एंड देयर इज ओवर 6% ग्रोथ इन दिस Q3 नाउ. कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा जीडीपी बॉटमिंग आउट हो चुका है इन Q2 ऑन? देखिए, ऐसा लगता तो है कि इंडिया का जो नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 6-6.5% के बीच में अचीवेबल है. आप 2024 को कंपेयर करेंगे तो हम 8.2% ग्रो, और अभी हम बात कर रहे हैं इस साल 6.3-6.4% जो आरबीआई कह रहा है. तो बेसिकली मार्केट्स क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स. मतलब FY25 ओवर FY24 रियल जीडीपी ग्रोथ कम है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आपकी कम है. लास्ट ईयर आपकी 25% अर्निंग्स ग्रोथ हुई थी, इस बार 5% अर्निंग्स ग्रोथ, और हम मार्केट्स को 26,000 पर लेके जा रहे हैं, जो मतलब आउटलायर एक इवेंट था तो हम करेक्ट किए. बट Q4 ओवर Q3 अगर देखें तो 7.5% की जीडीपी ग्रोथ की एस्टिमेट है Q4 की ओवर Q3. तो अगेन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो Q4 की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो Q3 से बेटर होगी और हमारे मार्केट्स करेक्ट हो चुके हैं. तो मोरलेस ये समझा जा सकता है कि 6-6.5% आप रियल जीडीपी ग्रोथ पकड़िए, 4-4.5% आप या 4.5% आप इन्फ्लेशन पकड़िए, 10 से 12% का आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा. और अनलेस समथिंग चेंजेस एट द मार्जिन, FY26 और FY27 निफ्टी 50 की ईपीएस ग्रोथ 10 से 12% ही होनी चाहिए. और जो मार्केट्स आज की डेट में हैं, अगर निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12% है तो मार्केट्स में भी रिटर्न मोर और लेस आगे पीछे मोटा मोटा आपका 10 से 12% का ही रिटर्न है. आप थोड़ा सा उसमें एक्टिव मैनेजमेंट कर लीजिए, 2-3-4% और उसमें अल्फा जोड़ लीजिए, 15% रिटर्न मिल जाए, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा इस साल. लास्ट ईयर का रिटर्न्स को एक्स्ट्रापोलेट इस साल करना मुझे नहीं है.
सर लेकिन इंडियन मार्केट को एक्सपेंसिव मार्केट कहा जा रहा था अभी 3-4 महीने पहले तक, और अब निफ्टी का पी आई थिंक 19-20 के आसपास आ चुका है। हम बोल सकते हैं कि ये फेयरली वैल्यूड मार्केट है या अट्रैक्टिव हो चुका है? ये देखिए, ये इसमें तो क्या है, सब डेटा बताते हैं। लास्ट 10-12 ईयर्स का मीडियन पी वैल्यूएशन अब निफ्टी 50 का देखेंगे तो 18 टाइम। तो हम चले गए थे 23-24 टाइम, तो वहां से करेक्ट करके अब हम 19 टाइम के आसपास आए हैं। 1200 को ईपीएस आपका मोटा मोटा आप FY 26 का पकड़ लीजिए, 1300 का आप FY 27 का पकड़ लीजिए, दोनों का एवरेज पकड़ लीजिए तो 1250 इंटू अगर आप 18 करेंगे तो 22,000 का लेवल आता है। 22,000 के अगर नीचे जाता है तो हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस को वायलेट करें, इसीलिए नीचे 22,000 के मेरे हिसाब से मार्केट्स में वैल्यू बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होगा। कहाँ जाके सेटल होगा वो तो बोलना बहुत मुश्किल, बट वी आर समवेयर वेरी क्लोज टू द बॉर्डर। तो यहाँ से अगर लेना बनता है तो यही देखना चाहिए कि, और मेरा 30 साल का अनुभव मार्केट में यही बताता है कि इंडिया का मार्केट्स हो, सेक्टर हो, कंपनी हो, अगर 3 PEG से ज्यादा होता है तो वो थोड़ा अनसस्टेनेबल हो जाता है। 1 PEG के नीचे रहे तो आपके पास मल्टी बैगर है, पर जनरली वो मिलता नहीं है। तो 1 और 2 के PEG में अगर आपको कोई भी सेक्टर, इंडस्ट्री या कंपनी मिल जाए और आपकी ग्रोथ एस्टिमेट्स करेक्ट हो तो आपके पैसे बनेंगे। तो आप अगर देख लीजिए कि अगर हम पकड़ें कि इंडिया का पी मल्टीपल 20 का है फॉर सिंप्लिसिटी से, और 10% अर्निंग्स ग्रोथ है, तो आपका 2 PEG है इंडिया का मार्केट। 10-12 साल का एवरेज आपका 18 का है, तो वी आर नॉट वेरी क्लोज, वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम एवरेज। और अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कोई भी कैप ले लीजिए, अगर आपकी ग्रोथ एस्टिमेट्स राइट है और वैल्यूएशन सही है, 2 PEG के अंदर है, तो मेरे हिसाब से कोई रिस्क नहीं। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि लार्ज कैप्स बहुत अंडर वैल्यूड है, मिड एंड स्मॉल कैप्स बहुत ओवर वैल्यूड है, ऐसा कुछ नहीं। आप ये समझिए कि आज की डेट में $4 ट्रिलियन है, जो धर्माधर्मी आगे पीछे $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी नेक्स्ट 12 साल में होने जा रही है, विथ और विदाउट मार्केट्स गोइंग एनीवेयर। वो तो आने वाला दिन बताएगा। बट अगर ये है, और जो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप कुछ इस बिजनेसेस को फाइंड कर लीजिए जहां बिजनेस मॉडल नहीं डिसरप्ट होंगे, मैनेजमेंट सही है, आपकी ग्रोथ एस्टिमेट्स करेक्ट है, मतलब 18%, 15% तो मार्केट ही रिटर्न देगा, 18% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी पकड़ लीजिए, वैल्यूएशन सही। इन मार्केट्स में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो हम ओवर शूट कर जाते हैं वो है वैल्यूएशन। एग्जैक्टली 20% अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी को हम 100 का पी देने लगते हैं और फिर बोलते हैं वो करेक्ट होके आधा हो गया। बिल्कुल सर, मैं आज देख रहा था कि अपोलो हॉस्पिटल का पीई मल्टीपल 10 इयर्स एवरेज पीई मल्टीपल वाज समवेयर अराउंड 81 एंड नाउ इट हैज जस्ट गॉन डाउन टू 50 एंड अभी ये समझ नहीं आ रहा कि उसको अट्रैक्टिव वैल्यू बोल रहे हैं या उसको अभी भी एक्सपेंसिव वाला बोलना, बिकॉज हम मार्केट के पी मल्टीपल की बात करते हैं कि 20 के पी मल्टीपल पर वी आर फेयरली वैल्यूड, और 50 के पी मल्टीपल वाली कंपनी को हम कैसे ट्रीट करें। सेम हैज हैपेंड विद एशियन पेंट्स, लाइक एशियन पेंट की भी पी मल्टीपल इसी तरह की चलती थी। एक कॉम्पिटिटर ने एंट्री किया, 2 कॉम्पिटिटर ने एंट्री किया एंड देन परेशान हो गया शेयर। अभी क्या बोलते हैं? नहीं तो देखिए, सब कुछ का कोरिलेशन ग्रोथ पर है। हम मार्केट अगर 20 के पी पर है और मार्केट का अर्निंग्स ग्रोथ 10%, अगर आप जो भी कंपनी आप बता रहे हो, अपोलो हॉस्पिटल 80 के पी से गिर के 50 के पी, आप ये देखिए कि उसकी ग्रोथ कितनी होगी। एग्जैक्टली ग्रोथ अगर 25% है और 50 का पी है तो फिर भी फैली वैल्यूड, पर अगर 25% ग्रोथ है और 80 के पी में है तो 3 पी से ज्यादा है, तो वही करेक्शन होता है। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड लेसन। राहुल सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि लोग रोज सुबह यही उठकर डेटा देखते हैं कि एफआईज ने सेल ही किया है ना, आज बाय तो नहीं कर लिया, और जिस दिन भी बाय कर लेते हैं तो उस दिन मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आता है। सर, ये एफआई सेल क्यों कर रहे हैं इतने महीनों से, और लगता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी है कि नियर टर्म में वो बायर भी बनेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह इंडियन कंपनीज के वैल्यूएशंस हो गए थे, वी हैड आउट परफॉर्म चाइना ऑल्सो ऑन वैल्यूएशन, सो इट वाज ओनली नेचुरल के सम फ्लोज वेंट टू चाइना। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी, यू नो हिज व्यूज ऑन द डॉलर एक्सेट्रा, देयर वाज ऑब्वियसली गोइंग टू बी, जिस तरह से वो प्रोटेक्शनिज्म और टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, देयर इज वी हैड आउट परफॉर्म्ड, आवर करेंसी हैड ऑल्सो आउट परफॉर्म्ड, तो वहाँ पे जाना कोई, इट वाज नॉट अ शॉक सो टू स्पीक।
But I come back to the original point of, वो जब आएंगे तब आएंगे. I think वो ये माहौल ऐसा हो गया कि हम अपना बाजार खुद संभाल सकते हैं. बिकॉज लाइक आई सेड, अगर आप 40 लाख करोड़ की इक्विटी AUM ले लें, 5% का कैश ले लें, तो 2 लाख करोड़ तो आपके म्यूचुअल फंड्स के कैश पड़े हैं. ऊपर से आप LIC ऐड कर दीजिए, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, AIF, PMS, 1-1.5 लाख करोड़ आपको आराम से और मिल जाएगा. 3.5 लाख करोड़ का तो आपके डोमेस्टिक के ही कैश है, हो सकता है 4 लाख करोड़ भी हो जाए. तो आई डोंट थिंक द मार्केट विल क्रैश. आई थिंक ठीक है, FIs पे एक व्यू बन रहा है कि ठीक है, उनको भी आना चाहिए. वो जब आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट आई थिंक ऑल सेड एंड डन, अगर हम 6-6.5% का भी ग्रोथ सस्टेन कर पाते हैं, I think they will eventually come back. I think this is a transient phase, and there is enough and more data to suggest that the market may be close to a bottom. I think one other thing जो हमें college में सिखाया जाता था, one of the thumb rules also to look at a market PE is you inverse the bond yield. तो अगर आपका बॉन्ड यील्ड 6.5% के आसपास है, 17-18 टाइम मल्टीपल इज अ फेयर मल्टीपल टू गिव फॉर द मार्केट, विच इज़ somewhat where you are. So I think जो आपने ओपनिंग में बताया था बजट के बारे में, I think hopefully consumption comes back. We are waiting for private sector capex to revive. थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के आंकड़े थोड़े कम आए थे बजट में, बट आई थिंक यही 3 पिलर्स हैं, क्योंकि जो GDP का जो फॉर्मूला है C+I+G+X-M, X and M तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं. अभी दुनिया कहीं और ही चली गई है, तो आपको C, I और G पे ही, एंड आई एम श्योर हमारे बाद जो पैनल्स होंगे वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इनके बारे में बात करना. बट आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. तो आई थिंक अगर आप 6-6.5% ग्रोथ, वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, देयर इज़ नो रीज़न why they won't come back, is my sense. Surely, thank you very much, Rahul ji. Thank you, sir. Thank you, Chetan, sir. So I would request Priyanka ji. Thank you so much, gentlemen, for the wise words. They're really needed right now. A big hand for the equity panel. मैं कह सकती हूँ कि इन तीनों ने हमारे इस समिट की शोभा बढ़ाई है, और इसके लिए हम चाहते हैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए एक छोटा सी भेंट. एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट आर श्रीधरन, ही इज TV9 Network's इंटरनेशनल रिलेशन एडिटर. Sridharan sir, please come on stage, and we have a special felicitation token which we want to present to the guests.